नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर आज सुनवाई करेगा। मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच में लिस्टेड है। आपको बता दें कि मामला 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से शुरू हुआ था, जब दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज बीमारी पर भी एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इस मामले में अब तक 5 बार सुनवाई हो चुकी है। 6 जनवरी को आवारा कुत्तों के मामले में 2 वकीलों ने एक और याचिका लगाई है। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि इंसानों के मामलों में भी इतने आवेदन नहीं आते। आज कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, तब सभी की बात सुनी जाएगी। आवारा कुत्तों के मामले में दायर किए गए थे आवेदनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इतने आवेदन तो इंसानों के लिए भी नहीं आते जितने इस मामले में आए हैं। अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर तुर्कमान गेट के पास में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। रामलीला मैदान के पास ढाए गए हैं अवैध निर्माण। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान की गई है पत्थरबाजी। तुर्कमान गेट से हिरासत में ले गए हैं 10 पत्थरबाज। सीसीटीवी बॉडी कैमरे से भी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद में चला है बुलडोजर। तो तुर्कमान गेट के पास से हिरासत में ले गए हैं 10 पत्थरबाज। सीसीटीवी से यहां पर पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद में चला है यहां पर बुलडोजर। तुर्कमान गेट के पास में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। रामलीला मैदान के पास ढाए गए अवैध निर्माण, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान की गई है पत्थरबाजी। तो तुर्कमान गेट से हिरासत में लिए गए हैं 10 पत्थरबाज। सीसीटीवी कैमरों से भी यहां पर तलाशी यानी कि पहचान की जा रही है पत्थरबाजों की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद में यहां पर बुलडोजर चला, लेकिन तुर्कमान गेट के पास में जैसे ही बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद में यहां पर बुलडोजर चला है। तुर्कमान गेट के पास में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। रामलीला मैदान के पास में ढाए गए अवैध निर्माण, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान की गई है पत्थरबाजी। तो तुर्कमान गेट के पास से हिरासत में लिए गए हैं 10 पत्थरबाज। सीसीटीवी बॉडी कैम से भी पत्थरबाजी की पहचान की जा रही है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां पर ये बुलडोजर से एक्शन होना, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही यहां पर बुलडोजर से ये कार्रवाई की गई, उसी दौरान यहां पर जमकर पत्थरबाजी भी की गई है। ऐसे में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं तुर्कमान गेट के पास से 10 पत्थरबाजों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी पहचान की जा रही है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से यहां पर पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उन पर भी कड़ा एक्शन होगा। तो 50 साल के बाद तुर्कमान गेट के पास में एक बार फिर से बुलडोजर से कार्रवाई, और ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई, जिसके बाद यहां पर जैसे ही कार्रवाई शुरू प्रशासन की तरफ से की गई, उसके बाद यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। आपको बता दें कि पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी फिलहाल घायल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता किरणपाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। किरणपाल, यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, उसके बाद कार्रवाई, लेकिन पत्थरबाजी यहां पर हुई है। जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले डीसीपी नितिन वल्सन यहाँ मौके का जायजा पर, आउटर फोर्सेज है, रैपिड एक्शन फोर्स है, राइट कंट्रोल जो फोर्सेज है, और उन्हें कब तक डिप्लॉय करना है देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल जब देर रात वो यहाँ पर एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा मांगे गए पुलिस बल के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, तो यहाँ काफी हुजूम जो लोगों का इकट्ठा था उन्हें पीछे हटाया गया। तो कुछ 20 से 25 लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, साथ ही बैरिकेडिंग तोड़कर अतिक्रमण कर रहे स्थल पर आने की कोशिश की। जिस पथराव में
जो पुलिस के जवान है वो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हल्का बल प्रयोग करते हुए लोगों को वहां से हटाया गया। डीसीपी नितिन वलसन ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई के चलते ये जो ड्रोन कैमराज है उनसे नजर रखी जा रही थी। जो शरीर पर कैमरे लगाकर जवान तैनात थे उनके के अंदर काफी कुछ रिकॉर्ड हुआ है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अब जांच रही है ये जो लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कई तस्वीरें वायरल हो रही है जिनके अंदर कई लोग पुलिस बल पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। अब उनकी शिनाख्त करने के लिए लगातार जो वीडियोस हैं उन्हें एनालाइज किया जा रहा है कि वो आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस बल पर पत्थरबाजी की और इन 5 जवानों को जख्मी होना पड़ा। डीसीपी नितिन वलसन ने बताया कि इन 5 जवानों को हल्की चोट आई है और इलाज के बाद भेज दिया गया है, परंतु अभी भी स्थिति काबू करने के लिए जो तमाम जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है और जो पुलिस बल है वो अभी जिस जगह अतिक्रमण हटाया गया है वहां जो मलबा पड़ा है उसे हटाने के लिए अभी वहां तैनात है। बैरिकेटिंग चारों तरफ से। बिल्कुल किरणपाल, और देखिए यहाँ पर एक जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी की ये तस्वीर भी सामने आई है जिसमें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है। तो अतिक्रमण पर एक्शन, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में जमकर पत्थरबाजी यहां पर हुई है। हालांकि आपको बता दें कि इस पत्थरबाजी की घटना में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश उसके बाद जाकर यहां पर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया, लेकिन यहां पर जमकर पत्थरबाजी देखने को मिली। इसी पर अब कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन एक के बाद एक कार्रवाई यहां पर करने में जुटा हुआ है। बॉडी कैम के जरिए भी यहां पर उन पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी यहां पर पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। अभी तक की बात करें तो 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा इसमें कितने लोग शामिल थे। एक एक करके हर किसी की गिरफ्तारी यहां पर पुलिस के द्वारा की जाएगी, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बॉडी कैम लगाए गए थे उसके आधार पर यहां पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, उसी आदेश का पालन करते हुए प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा था और जिस तरीके से यहां पर अतिक्रमण किया हुआ था उस पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही थी। 50 साल के बाद यहां पर बुलडोजर से कार्रवाई, अवैध रूप से जिस तरीके से निर्माण किया गया, अतिक्रमण यहां पर किया हुआ था, उसको लेकर आखिरकार अब यहां पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही थी कि इसी दौरान यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। और इसी पत्थरबाजी के लेकर अब यहां पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो यहां पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला पहुंचा, बुलडोजर से यहां पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन आपको बता दें कि उसी समय पर जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जहां पर 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, क्योंकि चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो या फिर बॉडी कैम, जिस तरीके से उनके आधार पर भी यहां पर पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर भारत सरकार ने उद्योगपति एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स को भी यहां पर एआई टूल ग्रोक के दुरुपयोग से जुड़ी अश्लील कंटेंट के मामले में बड़ी राहत तो दे दी है, लेकिन साथ ही कड़ा संदेश भी दिया है। अब उसे 7 जनवरी तक एटीआर जमा करना होगा। पहले कंपनी को यह रिपोर्ट 5 जनवरी तक सौंपनी थी। एक्स ने सरकार से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिससे कि आपको बता दें कि उसके बाद ये विस्तार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 जनवरी को जारी नोटिस में कहा था कि एक्स के मंच पर ग्रोक एआई टूल का उपयोग कर फर्जी खातों के जरिए महिलाओं के अश्लील, आपत्तिजनक, अपमानजनक तस्वीरें, वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्तर पर सुरक्षा उपायों, इसके अलावा निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता करार दिया था।
सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर एक्स के खिलाफ आईटी अधिनियम भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब चलिए आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बहुत ही गहन रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने यहाँ पर तीनों ही अपने स्पीकर्स के द्वारा और शुरुआत में स्वागत संबोधन में आर्मी कमांडर साहब ने बहुत विस्तार से जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं सामरिक रूप से और तकनीकी परिदृश्य के अनुरूप कैसे हमको आज इनोवेशन की जरूरत है, रणनीतियों की जरूरत है, आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को लेकर जिस चर्चा की शुरुआत हुई है उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं इस सेमिनार के आयोजन के लिए भारतीय सेना सहित उन सभी विशेषज्ञों एवं विद्युत जनों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इसमें अपने विचार साझा करने हैं या साझा किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेमिनार में जो बहुत गहन रूप से चिंतन होगा, मंथन होगा, आपस में एक दूसरे के विचार यहाँ पर साझा होंगे, उससे निश्चित रूप से एक अमृत निकलेगा। वो न केवल हमारी सामरिक नीति को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा, बल्कि हमारे हिमालय क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, ये हिमालय केवल हमारी भौगोलिक पहचान ही नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। हिमालय क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सीमित जनसंख्या जैसी अनेक चुनौतियां, इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रणनीतियों में नवाचार का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अभी जैसा जनरल अताब हुसैन जी ने हमको धराली का, चमोली का और मैं कहूं कि पूरे हिमालय क्षेत्र में जिस प्रकार से इस वर्ष हमें आपदाओं का सामना करना पड़ा है, एक बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना हम लोगों ने किया है। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 5 अगस्त धराली से यह आपदा प्रारंभ हुई और उसके बाद लगातार 3 महीनों तक हमें इस आपदा का सामना करना पड़ा। मैं कहूं तो धराली के बाद जनपद चमोली का धराली, चेपड़ो, कुंत्री, दुर्मा, रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागाड़, पौड़ी जनपद का सैंजी गांव, भरसार का क्षेत्र और पिंडरी ग्लेशियर के नजदीक का क्षेत्र हमारा औंधी जैसा क्षेत्र, औसारी क्षेत्र, जो बिल्कुल अंतिम भारत के बिल्कुल सीमांत का क्षेत्र, और देहरादून में भी हमको बहुत बड़ी आपदाओं का इस बार सामना करना पड़ा है। इसमें हमें सभी का सहयोग भी मिला, सेना भी लगातार हमारा सहयोग करती रही जहाँ भी हमको आवश्यकता पड़ी। चाहे माणा का एवलॉन्च भी आया था पिछले वर्ष, उसमें भी चूंकि मैं भी वहाँ पहुँचा था, मैंने देखा था हमारे सेना के जवानों ने बहुत तत्परता से कठिन परिस्थितियों में काम करके, और इस वर्ष भी हरसिल और धराली के आसपास की आपदा में अपनी जान पर खेलकर इस प्रकार से लोगों को बचाने का काम किया। सच में मैं उन सभी सैनिकों को बहुत अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ, उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही सेना, नागरिकों, सिविल प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञों भी ऐसी परिस्थितियों में, और इन हिमालय रेंज हो या देश के कोई भी क्षेत्र हो, उनके बीच में बेहतर संवाद, बेहतर समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और यही कारण है कि आज बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदेश में मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक अनिवार्य
रणनीति बन चुकी है। साथियों, हिमालय क्षेत्रों में सीमाओं के आसपास निवास करने वाले हमारे नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं अपना सौभाग्य कहूँ कि मैं पैदा भी सीमांत क्षेत्र में हुआ, बड़ा भी सीमांत क्षेत्र में हुआ, और आप सबके साथ जीवन का मैं कहूँ कि प्रारंभ मेरा सेना के साथ हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, सेना के संस्कार, सेना के अनुशासन, ये जो भी आज मैं काम कर पा रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीमाओं के आसपास निवास करने वाले नागरिक हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उनके पास होती हैं, आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, और सच में मैं कहूं कि वो हमारे आंख और कान बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो न केवल सेना के लिए बैकबोन का कार्य करते हैं, बल्कि आपदाओं के समय में भी प्रथम प्रतिक्रिया देने में बहुत। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस्पात सेंटरों की आड़ में चल रहे संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। आपको बता दें कि 36 मॉल के पास में कई इस्पात की जांच यहां पर की गई है। जांच में नियमों के उल्लंघन, कर्मचारियों से जुड़े दस्तावेजों की कमी, संचालन में अनियमितताएं सामने आई हैं, जिस पर पुलिस ने इस्पात प्रबंधनों को पर भी कार्रवाई यहां पर की है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को चुनिंदा बताते हुए सवाल यहां पर उठाए हैं। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि आगे भी इसी तरीके से औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अब चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अमरोहा में मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी का मामला सामने आया है। युवक ने 3 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है। बहला फुसलाकर बच्ची को ले गया था आरोपी। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर थाना सैदनगली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बहला फुसलाकर बच्ची को ले गया था ये आरोपी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि थाना सैदनगली क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी यहां पर की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक नाबालिग 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तो परिवारजन द्वारा ये बताया गया कि शाम के समय ये घर के बाहर खेल रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे बहला फुसला कर ले जाया गया।
तथा इसके साथ गलत काम किया गया। इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं। यहाँ पे एक 4 साल की बच्ची वो नानी के यहाँ आई हुई थी, तो उसे कोई बेला फसला के ले गया। तो हमें सूचना मिली नहर पे जाके कि बच्ची बुरी हालात में पड़ी थी। किसी ने सूचना दी, जाकर देखा तो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई मौके पे। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी मुलजिम है उससे कड़ी से। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर से एक्शन देखने को मिला है। पुलिस पर पथराव का नया वीडियो सामने आया है। कार्रवाई के दौरान पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 10 पत्थरबाजों का यहां पर वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इन 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है उसका अब एक नया वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां बता दें कि अब इसका एक नया वीडियो भी सामने आया है। 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पर पथराव का नया वीडियो अब सामने आया है। कार्रवाई के दौरान पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिस पर पथराव का नया वीडियो सामने आया है। प्रशासनिक अमला यहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई तब भी पत्थरबाजी यहां पर शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वही आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैम के जरिए भी यहां पर इन आरोपियों की पहचान की जा रही है। आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसआईआर पर चुनौती दी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में एसआईआर की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की आलोचना यहां पर की है और पूरी तरीके से इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बारे में ममता की तथाकथित चिंताएं पूरी तरह से मनगढ़ंत है। असल में ये मुहिम टीएमसी के गंदे राजों पर रोशनी डाल रही है। नकली वोटर, मरे हुए लोगों के भूत, गैरकानूनी घुसपैठियां, जिन्हें उन्होंने सालों से चुनावों में धांधली करने के लिए बचाया हुआ है। अधिकारी ने यह भी कहा कि बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी घबरा रही हैं, क्योंकि एसआईआर उनके 2026 के सपने के लिए मौत की घंटी है। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट साफ करने के लिए एसआईआर करा रहा है, जिसका मकसद चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता साख पक्का करना है। ये विवाद अगले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य नेतृत्व केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े अलग अलग मुद्दों को उठाया था। अब इसी को लेकर ये पत्र लिखा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।